विभिन्नता कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उनके पास अप्रोच भी आपको अलग अलग तरह से करनी पड़ती है। बीजेपी जो एक तरह का पैटर्न चलाती है उससे सारे लोगों के साथ एक तरह का अप्रोच कह रहा हूँ कि बीजेपी ने ग्राउंड पे बहुत काम कर लिया हुआ है, जिससे कि वो वोटों को मतलब उसको जो वोट्स हैं उनके जो वोट हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सीटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। नफरत वाले मुद्दे कौन से हैं? भाई आप सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम है नफरत वाले मुद्दे, सीधा सीधा जब आप बोलते हो जी ये 80-20 का रेशो है, जब आप इस तरह से मतलब अनडायरेक्ट वे में बोलते हो और कुछ सरकार नहीं बोलती लेकिन बाहर बहुत कुछ बोलते हैं, तो मोदी जी को एक बार सबको विश्वास में लेना चाहिए ना। ये बोले कि भारत में कोई भी खतरे में नहीं है, भारत में कानून का राज है। आप ही देखिए ना, जहाँ पे मुसलमान होता है वहाँ पे आप इसको हल्द्वानी के केस को ही देख लीजिए कि एक मस्जिद को आपने बनाया जिसके ऊपर अभी मतलब तोड़ दिया, जिसके ऊपर भी केस चल रहा था। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डेस्क पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पहेली। लगातार 2024 की चुनावी यात्रा मैं आपको दिखाती आ रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का नारा लगा दिया है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं बदलाव होगा 2024 में। जनता आप है, आप भी फैसला करेंगे कौन बनाएगा सरकार। इसी बीच जनता से जानने के लिए क्या मुद्दे रहेंगे 2024 के, क्या मुद्दे 2024 के रहेंगे, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, जनता से जानते हैं सीधा। 2024 चुनाव, सवाल आप जानते हैं, जवाब दे दो। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, ये तो खैर नारा है। 400 पार कांग्रेस भी बोले या मैं भी बोलूं, मैं भी पार्टी आज बना के कल बोल दूं 400 पार। 400 पार तो नहीं होने वाले, क्योंकि इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है भारत की विभिन्नता कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उनके पास अप्रोच भी आपको अलग अलग तरह से करनी पड़ती है। बीजेपी जो एक तरह का पैटर्न चलाती है उससे सारे लोगों के साथ एक तरह का अप्रोच नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जिस क्षेत्रों में बीजेपी ने पिछली बार अच्छा किया है वहाँ तो दोहराएगी, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा कर लिया और वहाँ पे कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कर्नाटक का केस हो गया, जैसे महाराष्ट्र का केस हो गया, बिहार का केस हो गया और पश्चिम बंगाल का केस हो गया। अगर उस जगह नहीं दोहरा पाई तो मेजोरिटी तक भी पहुंचना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। लेकिन फिर भी इस बात को मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने ग्राउंड पे बहुत काम कर लिया हुआ है, जिससे कि वो वोटों को मतलब उसको जो वोट्स हैं उनके जो वोट हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सीटों में कन्वर्ट कर रहे हैं। मानते हैं ना, ग्राउंड पे बीजेपी ने लोगों से कनेक्ट किया है, तो ये असर वही है ना। हाँ, असर है उसका असर तो मैं मानूंगा, क्योंकि कुछ मुद्दों को लेकर, चाहे वो नफरत वाले हों, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हों या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो। नफरत वाले मुद्दे कौन से हैं? भाई आप सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम है नफरत वाले मुद्दे, सीधा सीधा जब आप बोलते हो जी ये 80-20 का रेशो है, जब आप इस तरह से मतलब अनडायरेक्ट वे में बोलते हो और कुछ सरकार नहीं बोलती लेकिन बाहर बहुत कुछ बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, तो ये इसको क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि आप जो आप बताइए कहां से कर रहे हैं? मोदी जी नहीं कर रहे, लेकिन ग्राउंड में तो आपको नजर आता है ना। मोदी जी ठीक है सरकार की ओर से ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीचे तो इन बातों को किया जाता है, नीचे तो इन बातों के मैसेज भेजे जाते हैं कि आप कीजिए। तमाम जनता की राय। हाँ, तो जनता कैसे कर रही है? जनता कैसे कर रही है? जनता तभी कर रही है कि उनको कुछ ऊपर से इनपुट मिलता है। आप एक बात बोलिए कि वो जो इनकी भोपाल से सांसद है, अगर इस तरह के सांसद हैं वो तो खुलेआम प्रचार करते हैं, और भी तरह के सांसद हैं जो खुलेआम प्रचार करते हैं, उनको मोदी जी कुछ नहीं बोलते। तो ये सारी बातें आती हैं ना तब सामने कि भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अच्छा, तमाम मुस्लिम नेता ये बयान करते हैं कि मुसलमान खतरे में है मोदी जी के राज में, ऐसा है कुछ? तो मोदी जी को एक बार सबको विश्वास में लेना चाहिए ना। ये बोले कि भारत में कोई भी खतरे में नहीं है, भारत में कानून का राज है। आप ही देखिए ना, जहाँ पे मुसलमान होता है वहाँ पे आप इसको हल्द्वानी के केस को ही देख लीजिए कि एक मस्जिद को आपने बनाया जिसके ऊपर अभी मतलब तोड़ दिया, जिसके ऊपर भी केस चल रहा था, जिसका कोर्ट के अंदर भी मतलब जिसके ऊपर फैसला आना बाकी था। तो फिर उसके बाद जिस तरह से पुलिस का रवैया था, जिस तरह से वहाँ के प्रशासन का रवैया था, उसके लिए क्या किया गया? मोदी जी ने तो विश्वास नहीं दिलाया कि हम सब एक हैं, हम जो भी कल्प्रिट होगा, जो भी गुनाहगार होगा उसको सज़ा मिलेगी। आप इसके केस में भी देख लीजिए जो कुछ सीलमपुर में हुआ, जो विक्टिम थे उन्हीं को टारगेट किया गया, उन्हीं को बुक किया गया, उन्हीं के ऊपर मुकदमे चलाए गए। तो इवन कईयों ने सबूत भी दिए अपने कि वो बेगुनाह है, तब भी नहीं सुना गया। तो ये चीज़ें तो साफ नज़र हो रहा है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, सबको छोड़ दो। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ भारत का प्रधानमंत्री बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होना चाहिए। मैं रघुराम राजन जैसे लोगों का नाम ले सकता हूँ या नंदन नीलेकनी का नाम ले सकता हूँ, जिनका एक मतलब विज़न है, जिन्होंने जैसे इन्फोसिस कंपनी बनाई है, या नंदन नीलेकनी का तो आधार के साथ जुड़ा हुआ है।
और आधार आज कितना यूज़फुल है सब्सिडी देने के लिए लोगों, मतलब जो गवर्नमेंट की हेल्प है लोगों तक पहुंचाने के लिए, मतलब मॉनेटरी केस में। और खुद रघुराम राजन जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, उनके टाइम में जो इकोनॉमी है काफ़ी बूस्ट की थी। हम 7.7% से भी ऊपर ग्रो किए थे। और तब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी। तो ऐसे लोग होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ऐसे लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि किस तरीके से सीटें ज़्यादा से ज़्यादा निकाल ली जाए, चुनाव जीते जाएं। तो मैं तो चाहता हूं, लेकिन ऐसे लोग तभी आएंगे ना जब जो लोग चुने गए हैं, जो लोग जीते हैं, वो ऐसे लोगों को चुने। ठीक है।